प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम सरफेस केमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक कैटलिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। कैटलिस्ट भी याद रखिए सरफेस फिनोमिना होता है, ऑन द सरफेस काम करता है। कैटलिस्ट से जुड़ी हुई कुछ पुरानी बातें जो काइनेटिक्स के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, उसको फिर से थोड़ा सा रिमाइंड आपको करा दूं। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट अल्टर करता है, बदलता है किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को, मतलब कम करता है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होने लगती है, तेज़ी से होने लगती है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, इनिशिएट नहीं करता। कैटलिस्ट एंथैल्पी को नहीं बदलता, गिब्स फ्री एनर्जी को नहीं बदलता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलता। कैटलिस्ट याद रखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, सबकी स्पीड को बढ़ाता है। अगर कैटलिस्ट नाम दे दिया जाए तो याद रखिए कैटलिस्ट का मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। हालांकि कैटलिस्ट में एक और नाम सुनते हैं आप लोग, प्रोमोटर्स। प्रमोटर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अलग से मिलाए जाते हैं रिएक्शंस के अंदर, जो खुद कैटलिस्ट का काम नहीं करते बल्कि कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे आप फेमस नाम सुनते हैं हैबर प्रोसेस का, जिसमें डाई नाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं हैबर प्रोसेस के द्वारा। आयरन उसमें कैटलिस्ट होता है, लेकिन मोलिब्डेनम मिलाया जाता है जो कि आयरन कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ाता है, तो उसमें मोलिब्डेनम प्रमोटर है, सभी लोग जानते हैं। तो एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का हमने बना रखा है, पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, KCl और ऑक्सीजन बनता है। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिला दें तो रिएक्शन कम टेम्परेचर पे होती है और फास्टर भी होती है, KCl और ऑक्सीजन बन रहा है। अब हम बात करेंगे कैटलिस्ट कितने टाइप की रिएक्शन कैटालिसिस होती है, तो सभी लोग जानते हैं दो टाइप का, एक होता है होमोजेनियस कैटालिसिस और एक होता है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। उनको देखते हैं हम लोग आगे। तो पहला है होमोजेनियस कैटालिसिस। जैसा कि नाम है होमो यानी सेम, सेम का यह मतलब है कि इसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट सेम फेज में होना चाहिए। सभी या तो लिक्विड फेज में हो, सभी या तो गैस फेज में हो, उनको होमोजेनियस कैटालिसिस का नाम देते हैं। तो आपके पेपर में सवाल इस तरह का आ सकता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 रिएक्शन होंगी, उनमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन होमोजेनियस कैटालिसिस की है या हेट्रोजेनियस कैटालिसिस की है। इस तरह का आंसर आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सबका फेज एक जैसा होना चाहिए। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, बड़ी आसानी से आप इनको देख के तो बता ही सकते हैं। जैसे SO2 गैस O2 गैस मिलकर SO3 बना रहा है, इसमें हमने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस के फॉर्म में है और ये आगे पढ़ेंगे। ये बड़ा फेमस प्रोसेस होता है, इसको लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं, लेड चैम्बर प्रोसेस। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि लेड चैम्बर प्रोसेस में होने वाली रिएक्शन कौन सी है, तो SO3 बनता है, SO2 और O2 मिलाकर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट। इसके अलावा आप सेकेंड रिएक्शन देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सभी लोग जानते हैं एस्टर का जो जल अपघटन होता है, एस्टर भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, और इसमें कैटलिस्ट ग्रुप में HCl है लिक्विड के फॉर्म में, ये भी होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। और तीसरी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर आप जानते हैं, जिसकी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4। तो ये सभी लिक्विड के फॉर्म में, एक्वस सोल्यूशन ये भी लिक्विड, और ये H+ सल्फ्यूरिक एसिड से आता है निकल के। तो लगता है कि इन रिएक्शंस को पहचानना बहुत आसान है। आपको बस ये देखना है कि रिएक्टेंट का स्टेट और कैटलिस्ट का स्टेट दोनों एक जैसा होना चाहिए, उनको हम होमोजेनियस कैटालिसिस का नाम देंगे। ध्यान रखिए लेड चैम्बर प्रोसेस, फिर से बता दूं ये नाम आपके लिए फेमस है, हालांकि पढ़ेंगे आप आगे चल के। लेड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसमें ध्यान रखिए होमोजेनियस कैटालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के बारे में। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस जैसा कि नाम है, हेट्रो यानी डिफरेंट, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में हो, यानी लिक्विड गैस हो, लिक्विड सॉलिड हो, इस तरह का होता है कम्बिनेशन, उसको हेट्रोजेनियस का नाम देते हैं। इसमें बहुत सारे रिएक्शन आप देख के पहचान सकते हैं और सबसे बड़ी बात है इन रिएक्शन के प्रोसेसेस के नाम आपको याद कर लेना चाहिए।
कई बार प्रोसेस आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग रिएक्शंस वाइज एक एक करके। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रिएक्शन लिखी थी, लेकिन उसमें यहाँ पर NO का इस्तेमाल किया था, गैस था। यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड है। और आपको बता दें ये भी सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस ध्यान रखिए एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। इसको सभी लोग पहचानते हैं। ये भी देख लीजिए आयरन सॉलिड है और बाकी सब गैस है, तो ये हाइबर प्रोसेस, अमोनिया का प्रोडक्शन। और ये भी फेमस प्रोसेस देखिए, इसमें प्लेटिनम सॉलिड के फॉर्म में, जबकि बाकी दोनों गैस के फॉर्म में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। ये कहलाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये 3 अलग अलग आपके नाम जो दिखाई पड़ रहे हैं, सब में जो रिएक्शंस हो रही हैं सब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल है। और एक और लास्ट एग्जांपल देखिए, वेजिटेबल ऑयल है जो कि ट्रांसफ़र होता है वेजिटेबल घी में। वनस्पति तेल वनस्पति घी में ट्रांसफ़र होता है, हाइड्रोजिनेशन करते हैं जो कि गैस के फॉर्म में है, और निकल सॉलिड कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सभी जितने एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे बने सभी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के। हेट्रोजीनियस का मतलब रिएक्टेंट का फेज़ अलग हो और कैटलिस्ट का फेज़ अलग हो। तो देखिए ये मेरे हिसाब से ये जो नाम है फेज़ वाइज देख के आप पहचान सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस या हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये सभी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल है। लेड चैम्बर प्रोसेस जो पीछे था वो होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल था। इसके अलावा देखिए एक और थ्योरी टाइप का दिया है एनसीईआरटी में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में, एडजॉर्प्शन थ्योरी। देखिए एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है कि सॉलिड है आपका, सॉलिड के सरफेस पर ये गैस जाकर एडजॉर्ब होती है, दोनों अलग अलग। और गैस जब एडजॉर्ब होगी तो गैस एडजॉर्ब होने के बाद कैटलिस्ट क्या करता है, उनके बॉन्ड को कमज़ोर करता है और धीरे धीरे बॉन्ड को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद सरफेस पे ये डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे टूटने लगते हैं और टूट कर फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगते हैं। इसीलिए आपको बताया था कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और इतना कम करता है कि वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होने लगते हैं। असल में जो कैटालिसिस का मैकेनिज्म है वो टोटली एडजॉर्प्शन फिनोमेना पे आधारित है। और एब्जॉर्प्शन में एक आपने नाम सुना था केमीजॉर्प्शन, तो वास्तव में यहाँ केमीजॉर्प्शन टाइप की चीज़ होती है जिसमें कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर गैस के पार्टिकल जाते हैं, बैठ जाते हैं, बैठने के बाद बॉन्ड कमज़ोर होकर टूट जाते हैं और टूट कर फिर नए बॉन्ड बनते हैं, प्रोडक्ट आपका बन जाता है। याद रखिए जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की वो केमीजॉर्प्शन पर आधारित है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम भी आप जानते हैं कैटलिस्ट होते हैं, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं, तो उनका डिस्कशन देखिए। तो चलिए देखते हैं एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। एंजाइम्स भी आप जानते हैं उत्प्रेरक होते हैं और ये नेचुरली बॉडी के अंदर या एनिमल वगैरह के अंदर पहले से ही होते हैं और ये प्रोड्यूस जैसे लिखा हुआ है लिविंग प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में देखिए हमने टू द पॉइंट बहुत शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। एंजाइम याद रखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये एक्चुअली प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम्स वास्तव में, और ये कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं वाटर के साथ। तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही प्रभावी कैटलिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनको कभी कभी हम चूँकि बायोलॉजिकल फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए इनको हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ हमने लिखा है इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम है जो केन शुगर को ग्लूकोज फ्रक्टोज में ट्रांसफ़र करता है। जाइमेज एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करता है। डायस्टेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को माल्टोज और माल्टोज फर्दर माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में ट्रांसफ़र होता है। यूरिया जिसमें वाटर मिलाया जाता है, हाइड्रोलिसिस की जाती है, अमोनिया CO2 में ट्रांसफ़र होता है, इसमें एंजाइम यूरिएज का इस्तेमाल होता है। और स्टमक के अंदर प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन एंजाइम। तो ये आपके बायोलॉजिकल फील्ड से जुड़ा हुआ सब कुछ है। इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है पैनक्रिएटिक ट्राइप्सिन। और इसके अलावा जैसे आप जानते हैं दूध से दही का जो जमना होता है, मिल्क से कर्ड का बनना, इसमें आप लोग देखते हैं दूध को गर्म करते हैं फिर उसमें थोड़ा सा दही गिरा देते हैं, तो दही के अंदर जो एंजाइम पाई जाती है वो एंजाइम लैक्टोबैसिली होती है जो मिल्क को कर्ड में ट्रांसफ़र
करता है। तो ये सारे हमने एंजाइम्स जो लिखे हुए हैं इनका फंक्शन लिखा हुआ है, ये कैटालिसिस है और इनके द्वारा क्या किस में ट्रांसफ़र होता है वो आप डेफिनेटली याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखिए एंजाइम्स नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर, और ये एक्चुअली प्रोटीन अणु होते हैं जो वाटर के साथ कोलाइडल विलेन बनाते हैं और बहुत प्रभावी होते हैं। इनको हम कभी कभी बायोकेमिकल कैटालिसिस भी कहते हैं। तो और ये एग्जाम्पल तो मोस्टली लोगों को याद होगा, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चाहूँगा ताकि इनको आप अच्छे से याद कर सकें। अब देखिए एंजाइम के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि एंजाइम ये ज़्यादा प्रभावी कब होते हैं, किन किन शर्तों के साथ ये प्रभावी होते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी का डिस्कशन हम करने वाले हैं, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, और हम बात ये करेंगे क्या एंजाइम्स का जो कैटालिटिक पावर है हर समय बराबर होता है कि अलग अलग होता है। तो ध्यान रखिए एंजाइम्स का जो कैटालिटिक पावर है हर समय एक जैसा नहीं होता, उनकी शर्तें होती हैं कब वो अपने अधिकतम क्षमता के साथ रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। तो एक एक करके टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो हमने पहले भी आपको बताया कि ये बहुत प्रभावी होते हैं और इनका स्वभाव हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि कोई एंजाइम जो होता है हर रिएक्शन में काम नहीं करता, हर रिएक्शन की एक अपनी स्पेसिफिक एंजाइम कैटलिस्ट होता है, वही उसमें काम करता है। जैसे अभी आपने एक डिस्कशन किया था यूरिएज का, यूरिएज यूरिया को ट्रांसफ़र करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में, लेकिन यूरिएज किसी और रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि किसी और एमाइड में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन होती है कि उसी रिएक्शन में वो अपना काम करता है। दूसरी बात, एंजाइम्स हाईली एक्टिव होते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी अधिकतम होती है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जिसको बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है किसी रिएक्शन का जिस पर उस रिएक्शन के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उससे कम टेम्परेचर रखा जाए या उससे ज़्यादा टेम्परेचर रखा जाए तो एंजाइम उतना प्रभावी नहीं होता। तो याद रखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर है रिएक्शन का जिसके ऊपर एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और जनरली ये टेम्परेचर 298 से 310 केल्विन के बीच का होता है ज़्यादातर। अब एक और हम बात करेंगे ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का मतलब सॉल्यूशन का, रिएक्शन के अंदर सॉल्यूशन का वह पीएच जिस पे एंजाइम की क्षमता अधिकतम होती है, और ये जनरली 5 to 7 के बीच होता है। यहाँ पर भी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। एक और नाम सुनेंगे आप, कोएंजाइम्स। देखिए कोएंजाइम्स बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे प्रमोटर की बात हमने की थी। प्रमोटर खुद कैटलिस्ट नहीं होता, बल्कि कैटलिस्ट के पावर को इन्हेंस करता है, क्षमता को बढ़ाता है। उसी तरह कोएंजाइम्स भी खुद एंजाइम का काम नहीं करते, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। और इसमें ये एग्जाम्पल है, देखिए नॉन प्रोटीन विटामिन्स होते हैं, ध्यान रखिए। तो कोएंजाइम्स आर नॉट इटसेल्फ एंजाइम्स बट some substances which increases the activity of enzymes called coenzymes, और वही काम एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। एक्टिवेटर्स भी ध्यान रखिए एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल किया जाता है मेटल आयंस का जो कि एक्टिवेटर्स बोले जाते हैं, और इनका काम भी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना। तो एक्टिविटी बढ़ाने का काम, एंजाइम की क्षमता बढ़ाने का काम दो चीज़ें करती हैं, कुछ कोएंजाइम्स हैं और कुछ एक्टिवेटर्स। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एंजाइम के बाद जो है सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, वो क्या होता है देखिए आगे। देखिए सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जैसा कि नाम है सेप से जुड़ा हुआ कैटलिस्ट होता है, और ये लगता है कि कैटलिस्ट की स्ट्रक्चर इस टाइप की कैटालिसिस को तय करते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे कैटालिसिस होती है इसमें। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप देखिए ये कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है, और इसके अलावा रिएक्टेंट के साइज़ और प्रोडक्ट के साइज़ पे डिपेंड करता है। वास्तव में इसका एग्जांपल होता है सबसे फेमस जियोलाइट्स। तो आपके लिए याद करने की बात है, जियोलाइट्स आर सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं इनको। इसका एग्जाम्पल एल्यूमिनस सिलिकेट्स। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा स्टेटमेंट वाला सवाल आता है कि जियोलाइट्स आर, तो आप कह सकते हैं जियोलाइट्स आर एल्यूमिनस सिलिकेट्स। असल में सिलिकेट्स नेटवर्क सॉलिड होते हैं, उनके अंदर कुछ सिलिकॉन एटम को हटाकर एल्युमिनियम डाल दिया जाता है, जो एल्यूमिनो सिलिकेट कहलाते हैं, उनको जियोलाइट कहा जाता है। और इनका यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ध्यान रखिए यह हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, आइसोमराइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है।
और एक बड़ा फेमस जियोलाइट है ZSM5 जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। यह एल्कोहल्स को ट्रांसफ़र कर देता है गैसोलीन में या पेट्रोल कहिए। फाइनली एक बात आपको ये बतानी है कि क्या एक ही रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाए तो प्रोडक्ट वही सेम बनेगा कि अलग अलग। तो एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता रहे हैं, एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही रिएक्टेंट में कैटलिस्ट डिफरेंट टाइप के यूज किए जाएंगे तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनता है। जैसे देखिए आप CO गैस डाइहाइड्रोजन गैस मिलाते हैं, निकिल कैटलिस्ट इसको मीथेन और वाटर में ट्रांसफ़र करता है, जबकि CO और H2 जिसको आप जनरली पढ़ा है आपने वाटर गैस कहा जाता है, अगर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया जाए तो मिथेनॉल में ट्रांसफ़र होता है, और इसी CO और H2 में कॉपर कैटलिस्ट मिला के हीट किया जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो लगता है कि प्रोडक्ट का नेचर कैटलिस्ट के अलग अलग आने से अलग अलग बन रहा है। तो लगता है कि एक ही सेम रिएक्शन में डिफरेंट कैटलिस्ट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बना देते हैं। इस रिएक्शन को सेलेक्टिविटी कहते हैं। सेलेक्टिविटी मतलब जैसा कैटलिस्ट सेलेक्ट किया गया वैसा प्रोडक्ट बन रहा है। हालांकि हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, कुछ खास रिएक्शन में इस तरह होता है कि कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनता है। तो ये रहा कैटालिसिस। कैटालिसिस हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको याद रखना चाहिए। जैसा कि शुरू में बताया, कैटलिस्ट याद रखिए एक सरफेस फिनोमिना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।